सुभाष घई के साथ बतौर मुख्य सहायक निर्देशक और फिर फिल्म कांचे में सहायक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम कर चुके अंशुमन झा ने बतौर अभिनेता अपने अभिनय करियर की शुरुआत दिवाकर बनर्जी की फिल्म लॉ से अक्सर धोखा से की थी। उसके बाद वही यह है बकरापुर चुरंगा, मोना डार्लिंग, अंग्रेजी में कहते हैं नो फादर्स इन कश्मीर और हम भी अकेले तुम भी अकेले फिल्मों के अलावा मसराम व बब्बर का तब्बर जैसी वेब सीरीज में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। इन दिनों वो अपनी फिल्म लकर बघा को लेकर चर्चा में है, जो कि 13 जनवरी को सिनेमाघरों में पहुंच रही है। अंशुमन झा ने इस फिल्म में पशु प्रेमी का किरदार निभाने के साथ ही इसका निर्माण भी किया है, जबकि फिल्म के निर्देशक विक्टर मुखर्जी हैं। अंशुमन झा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया, आपको देख के मैं हमेशा खुश होता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। लकड़ बग्गा का ट्रेलर आपको अच्छा लगा, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 13 वर्ष की उम्र में आपने थिएटर करना शुरू किया। जी, वो उम्र ऐसी होती जहाँ इतनी समझ नहीं होती कि मुझे कहाँ करियर बनाना है, क्या करना है। जी जी। तो थिएटर से जुड़ने के बाद कैसे आई थी दिमाग में? मैं 5 साल का था, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है कि त्रिदेव करके एक फिल्म है, उसका VHS मेरे घर में रह गया था, कैसेट, इलाहाबाद में, और वो दुकान बंद हो गई VHS वाली। तो वो उस फिल्म मैंने 30-40 बार देख ली। नसीर साहब से प्यार हो गया मुझे, और मैंने अपनी माँ को तभी बोला था कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में। 5 साल का था मैं, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी मुझे क्लैरिटी दे दी कि ज़िंदगी में और कौन सी चीज़ है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। और मुझे स्टेज पे, फिल्म सेट पे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। देखिए, खुशी और आनंद में बहुत फ़र्क होता है। खुशी टेम्परेरी होती है, आनंद है ना, वो परमानेंट होता है। आप खुशी के पीछे भागेंगे तो दुख तो झक मार के आएगा। रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, लेकिन फिर पेट खराब हुआ, उसका दुख भी हुआ ना। लेकिन आनंद ऐसी चीज़ है ना, गीता में भी लिखा है आनंदमय कोश, वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। और एक्टिंग मेरे लिए वो ज़रिया है। मैं बहुत खुश होता हूँ, सिर्फ खुशी नहीं, बहुत ही आनंदमय होता हूँ जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो जब वो क्लैरिटी आ गई बचपन में कि यही करना है, तो सब कुछ उसके बाद इसीलिए किया कि एक्टर कैसे बनो। और आपको भी पता है, सबको पता है, उस दौरान मेरे टाइप के लड़कियों का फिल्मों में हीरो बनना थोड़ा अटपटा है, राइट। तो परिवार में भी ऑफकोर्स नेचुरली थोड़ा हेजिटेंसी थी कि इंजीनियर बन जाए या कुछ कन्वेंशनल। और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मतलब स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर आए। तो मैंने भगवान की देन थी कि मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया। दिल्ली में ड्रामा बहुत ड्रामेटिक्स इलाहाबाद से ज़्यादा था, तो थिएटर शुरू हुआ। और मैं फिर बम्बई आने लगा समर टाइम वर्कशॉप्स के लिए, पृथ्वी थिएटर। मेरी बहन रहती थी यहाँ, तो मैं एक्टर अपनी बहन की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं वर्कशॉप्स करूँ वगैरह वगैरह। और फिर वर्कशॉप्स के ज़रिए रामनाथ थरवाल ने कास्ट किया, फिर संजना कपूर ने कास्ट किया, और फिर एक ज़रिया बन गया वो। फिर बैरी जॉन का एक्टिंग कोर्स किया, उन्होंने अपने नाटक में कास्ट किया। तो एक्टर ही बनना था। असिस्टेंट डायरेक्शन भी जो किया वो भी एक्टर बनने के लिए किया, और वो चीज़ मुझे अब काम में आ रही है जब मैं फिल्में बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फिल्में बनाना पसंद है, ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस देना पसंद है, और नई कहानियाँ कहना पसंद है। जैसे हमने हम भी अकेले तुम भी अकेले जब बनाई इससे पहले ज़रीना और मेरी, वो एक LGBTQ+ होमोसेक्सुअल्स पे फिल्म थी, लेकिन एक खुश फिल्म थी, फ्रेश फिल्म थी। तो उससे हमारा ज़रिया ये था कि इंडिया में जनरली बनती थी फिल्में जो इंटेंस, डार्क, कम्युनिटी के बारे में थोड़ी दुखी। हमने कहा एक अच्छी नॉर्मल हैप्पी फिल्म बनाए, स्टोरी जो उनकी कहानी है। लकड़ बग्गा के साथ हम जानवरों के बारे में वो कहना चाह रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि आपने असिस्टेंट डायरेक्शन भी सीखा, असिस्टेंट डायरेक्टर में काम किया, आपने सुभाष घई के साथ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे। जी, ये जो पोर्शन था जी, उस वक्त क्या सीख रहे थे और वो अब कहाँ काम आ रहा है? मैं मुक्ता आर्ट्स को बहुत वो करता हूँ। सुभाष जी ने जो चीज़ें मुझे सिखाई है, जिन लोगों से मुझे मिलाया है, क्योंकि मैं सुभाष जी का चीफ एडी था, बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ ऐसे लोगों से मिल पाता था जिनसे मिलना नामुमकिन है एक यंग लड़के के लिए। एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, स्टूडियो हेड्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए।
तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो गए, तो सिर्फ उनके साथ बैठ के सीखना, उनको ऑब्ज़र्व करना काम उस स्केल पे कैसे करते हैं। और सिर्फ सुभाष जी नहीं, राजू फारूकी हैं जो मुक्ता में ईटी है, उनसे प्रोडक्शन के बारे में मैंने इतना सीखा, क्योंकि वो लोग इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं और मैंने सीखा कि क्या करना चाहिए और शायद जैसे समय बदल रहा है अब क्या नहीं करना चाहिए समय के साथ। तो मेरा तात्पर्य कहने का यही है कि हर एक्सपीरियंस ने मुझे ऐड किया है एक बेहतर सिनेमा लवर, सिनेमा मेकर। मैं एक सिनेमा लवर हूँ, मैं हर फिल्म देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे हर प्रकार की फिल्में पसंद हैं। तो असिस्ट चाहे गौरी शिंदे का पहला ऐड था, उस पर मैं उनका एडी था, राम माधवानी को असिस्ट किया मैंने, प्रियदर्शन को एड्स पे असिस्ट किया है, औशिम आहलूवालिया बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, संजय शेट्टी, इन लोगों से सबसे मैंने कुछ कुछ सीखा है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सब में यूनिफॉर्म है, वो है कि जो कहानी कहने का पैशन है। एड्स में देखिए एक अलग चैलेंज होता है, 30 सेकेंड या 45 सेकेंड या 1 मिनट में। राम माधवानी कमाल की डिटेलिंग, जो उनकी डिटेलिंग है मैंने सीखी है, वो अब हम लोग एज ए प्रोडक्शन हाउस यूज़ करते हैं। हम लोग का प्रेप शूट से ज़्यादा लंबा होता है, तो अगर 30 दिन की शूट है तो रिहर्सल 60 दिन की होती है। इससे जब शूटिंग करें तो सबको पता है कब क्या होना है। तो हर एक्सपीरियंस ने एक बेहतर फिल्म मेकर, फिल्म स्टूडेंट बनाया है। और मैं अभी भी फिल्म स्टूडेंट ही हूँ। मुझे अभी, मैं विक्टर को बोल रहा था कि अब मुझे मन है कि जोया अख्तर को जाके असिस्ट कर दूँ, या इसको मैं एडमायर करता हूँ ना, या अगर एडवर्ड राइट, किसी हॉलीवुड का जो बड़े नाम है, जो मुझे एडगर राइट हो गए, या रॉन हावर्ड मेरे फेवरेट फिल्म मेकर है, रश जिन्होंने बनाई है, तो मुझे बहुत मन है वापस ज़ीरो पे जाके सीखने का, कि वापस किसी के साथ काम करूं, किसी के अंडर, और कुछ सीखूं। आपने जिन लोगों के साथ बतौर असिस्टेंट काम किया, वो सभी एकदम अलग अलग तरह की फिल्में बनाते रहे हैं। सुभाष भी बहुत अलग है, राम माधवानी अलग है, गौरी सिन्हा अलग है। किसने आप पर ज़्यादा प्रभाव डाला, और आप जो फिल्म बना रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर खुद, तो कहाँ से वो बात कनेक्ट कर रही है किसी के साथ? देखिए, मैंने सबसे कुछ कुछ चीज़ें सीखी है, सच बताऊं, क्योंकि मैं जिस प्रकार की फिल्में बनाना चाह रहा हूँ वो मेरा बड़ा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत अलग है उन सब की फिल्मों से। तो प्रोडक्शन और एक्टर मैनेजमेंट और स्केलिंग मैंने से सुभाष जी से सीखी थी, तो कैसे डील करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है। जब मैंने LSD की बतौर एक्टर, दिवाकर से मैंने सीखा प्रिपरेशन। राम माधवानी को असिस्ट करते समय मैंने सीखा प्रिपरेशन। आप राम के ऑफिस में आज जाएंगे ना, तो सचिन तेंदुलकर का 90s वाला ऐड है ना आडिडास का, जिसमें वो हाई स्पीड में 32 कैमरा लगा के शायद शूट किए थे राम, उसकी फाइल आपको मिल जाएगी। तो वो एक लेगेसी छोड़ना ना, कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके एडीज उसको रेफर कर सकते हैं, उनसे मैंने वो सीखा। गौरी के साथ, गौरी बहुत लाइट इंसान है, बहुत ही माहौल सेट पे हल्का होता है, तो सबसे कुछ कुछ सीखा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि इवेंचुअली मैं जैसी फिल्में बना रहा हूँ उसमें मेरी आवाज़ ज़्यादा है, तो मैं किसी को, आई डोंट लुक अप टू एनीवन, आई डोंट लुक डाउन एट एनीवन, ये मेरा रूल है। मैं सबको इज्जत से देखता हूँ और जितना मुझे चाहिए सिर्फ वही सीखता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। तो मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है। 2010 से 2022 जी, वर्ल्ड कप 23 समझ लीजिए, 13 साल। हाँ, इस पूरे 13 साल के करियर को जी, आप आज जब बैठते हैं किस हिसाब से देखते हैं? मैं पीछे का सोचता ही नहीं हूँ, सच बताऊँ। जो हो गया वो ख़त्म हो गया, मैं आगे भी नहीं देखता। मैं देखता हूँ आज, अभी, इस वक्त मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कभी भी पास्ट में या फ्यूचर में जीता ही नहीं। मैं इस मोमेंट में अपना बेस्ट, अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट आपको कैसे दे सकता हूँ, मेरा बस वही। अभी 50 चीज़ें हैं मेरे फ़ोन पे जो मुझे देखनी है, लेकिन मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। करेक्ट। कल क्या होगा उसके बारे में मैं स्ट्रेस नहीं लेता, कल क्या हुआ है उससे मैं दुखी नहीं होता। बराबर। और ज़िंदगी जो है, गीता में भी ऐसा ही लिखा है, और मैं अपने शास्त्रों में बहुत मानता हूँ। आई थिंक हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के सारे जवाब उनमें हैं। लॉकडाउन में मैंने उपनिषद 10 पढ़ लिए, भगवद गीता 2 बार पढ़ी, अभी मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है दैट हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, और मैं बहुत ही प्राउड बिहारी हूँ और बहुत प्राउड इंडियन हूँ।
चलिए, आप पीछे क्या हुआ नहीं देखते सारी चीज़ें, पर कभी न कभी ये तो पता होगा ना कि आपके करियर के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं, किसको मानते हैं आप? देखिए, मेरा पहला नाटक पृथ्वी में 2002 में हुआ। 2002 से 2023 टेक्निकली हाँ। 21 साल। उस दौरान मैंने पढ़ाई भी की। देखिए, जब आप जल्दी शुरू करते हैं ज़िंदगी में तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान मैं आपको बताता हूँ। मैं जो चीज़ आज बोल रहा हूँ वो मैं 20 साल की उम्र में भी बोलता था, लेकिन तब मुझे सीरियसली नहीं लिया जाता था। अभी इसलिए लिया जा रहा है कि मैं 35 साल का लड़का हूँ, क्योंकि मैं अडल्ट हूँ अपेरेंटली। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम परसेप्शन में है रादर देन मुझ में, क्योंकि मैं अभी भी वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मैं आज से 15 साल या 16 साल पहले बोल रहा था। तो टू आंसर योर क्वेश्चन क्लियरली, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट्स, बैरी जॉन का कोर्स मनी हनी करना सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट। उनसे जितना मैंने सीखा एक्टिंग के बारे में, पृथ्वी थिएटर पे डेब्यू, झगड़ापुर लालची, सुभाष जी के साथ काम करना, लव सेक्स और धोखा का ऑडिशन देना और वो फिल्म पाना, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हमारा पहला प्रोडक्शन जब हमने किया मोना डार्लिंग, जो अमेज़ॉन प्राइम पे, बड़ा डिसीजन था वो। और अब लकड़बग्गा मेरे हिसाब से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पर्सनली बोलूँ तो शादी, पिछले वर्ष मेरी शादी हुई है, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। आपका करियर बहुत सही जा रहा था एज ए एक्टर, फिर प्रोड्यूसर बनने का ख्याल क्यों आया? देखिए, मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ। मैं फेक फसाड फॉलोअर्स के ज़माने में नहीं रहता। मुझे पता है 6-7 एक्टर हैं अभी हिंदुस्तान में मेरे एज ग्रुप में जो मुझसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और शायद जिनके पास जो स्क्रिप्ट्स मुझे करने का मन है वो पहले जाएंगे, और ये मैं जानता हूँ 100%। करेक्ट। अब वो मुझसे बेहतर है या मैं उनसे बेहतर हूँ, दैट्स डिबेटेबल, लेकिन फैक्ट है कि वो लोग एक पोजीशन पे हैं जहाँ वो चीज़ कमांड कर सकते हैं। अब समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, तो मेरा फेज़ जो है एज का, वो मुझे पता है। मैं अभी जैसे एक्शन मैंने ट्रेन किया 6 महीने, और अभी मैं एक्शन कर रहा हूँ, अभी मैं और ट्रेन करने वाला हूँ और चीज़ें करने वाला हूँ एक्शन में। वो मैं 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र ही तक करूँगा। उसके बाद कभी ना कभी तो शरीर बोलेगी यार रुक जा। तो मेरा जब तक समय है तब तक मुझे बैठने का शौक बिल्कुल नहीं, और मुझे फिल्में बनाना आता है, और मैं एक ऑडियंस हूँ, मुझे पता है ऑडियंस को क्या चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। मेरी ज़िंदगी का शब्द अगर आप एक बोलेंगे तो कोशिश, मैं कोशिश करता रहूँगा, फिल्में बनाता जाऊँगा और नई फिल्में बनाऊँगा। मैं कोई अनओरिजिनल काम नहीं करूँगा। आप मेरी कोई भी फिल्म उठा लीजिए, इट्स एन ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क। आपकी पहली फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर मोना डार्लिंग, जी जी, ये सोश- पी सकते हैं? जिसमें सोशल मीडिया की बात की गई जी थी, जी जी और इस वक्त पूरा सिनेमा सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जी, अहेड ऑफ इट्स टाइम थी वो फिल्म। हाँ, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्यों आया था इस सोशल मीडिया पर फिल्म बनाए, जबकि उस वक्त लोग सोच नहीं रहे कि सोशल मीडिया कभी इतना बड़ा पावरफुल होगा? मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मोना डार्लिंग आज बनाई होती तो 10 गुना और सक्सेसफुल होती। करेक्ट। सर वही है, मुझे वो स्टोरी अपील की, मैं बड़ा इंस्टिंक्टिव हूँ। वो फिल्म आपको सच बताऊँ तो LSD के बाद वो फिल्म मेरी दूसरी फिल्म होने वाली थी 2011 में, और फिर वो स्टूडियो शिफ्ट होती गई और बनी नहीं। और 2014 में हॉलीवुड की एक फिल्म आ गई, फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो कि सोशल मीडिया पे थी। तो डायरेक्टर और मुझे फिर डर लगा कि अरे यार ये पिक्चर इंडिया में कोई ना बना ले। तभी ये प्रोडक्शन हाउस का आइडिया आया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो पिक्चर कैसे, लेकिन पिक्चर बनाना आता था। तो मैंने 6 महीने छुट्टी ली और इकोनॉमिक्स की जो डिग्री है उसका फ़ायदा उठाया, और ये कंपनी खड़ी की। ये कंपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों से बहुत अलग है, इट्स लिटरली लाइक अ स्टार्टअप। और हमारा 10 साल का प्लान है कि हम 10 साल में इतनी फिल्में बनाएंगे, लेकिन हर फिल्म का डेवलपमेंट कॉस्ट जो होता है उस पर टाइम स्पेंड करें। तो हमारे राइटर्स पे टाइम स्पेंड होता है, और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाते हैं। अब क्या मैं अपनी हर फिल्म में एक्टिंग करूँगा? बिल्कुल नहीं। हमने लॉर्ड कर्जन की हवेली बनाई है, जिसमें अर्जुन माथुर, रसिका दुग्गल, परेश पहुजा, जो कि इस फिल्म में भी हैं, जोआ रहमान, तन्मय धनन्या, ये लोग हैं, उसमें मैं नहीं। तो अभी धीरे धीरे हम ऐसे कोशिश करेंगे, लेकिन वो कहानी कहनी ज़रूरी है, उस कहानी में मैं बिलीव करता हूँ। तो जी, हमारा प्रोड्यूसर बनने का ऐसा कोई शौक़ नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं मजबूरी भी थी कि एज एन एक्टर जो काम मैं करना चाहता हूँ, लकड़बग्गा मुझे और कोई दे नहीं रहा था।
खुद ही डेवलप करके बनानी पड़ेगी। आपने फिल्म जब बनाई सोशल मीडिया को लेकर के, और आज सोशल मीडिया जब हावी हो गया, आपको नहीं लगता कि सिनेमा को सोशल मीडिया नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए सर, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ बैलेंस में नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी चीज़ जब एक्सेस में, अभी मैं ये पी रहा हूँ, अभी मुझे पसंद है हॉट चॉकलेट, मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मैं सिर्फ हॉट चॉकलेट पीता हूँ। अब अगर मैं दिन में 10 ग्लास पीऊँगा तो ऑफकोर्स नुकसान पहुँचाएगा। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ नुकसान पहुँचाएगी जब तक आप उसको एक्सेसिवली ना करें। अगर आप बैलेंस में करें तो सब चीज़ पजल की तरह है, वो एक सब कुछ बैलेंस में चलता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेस में करते हैं और फिर हमारा दिमाग थोड़ा, आप सो नहीं, तात्पर्य एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग दिन में 5 कप कॉफ़ी के पी गए। कॉफ़ी इज़ अ ड्रग, करेक्ट। ठीक है, वो आपके शरीर में 12 घंटे रहता है और एक केमिकल छोड़ता है जिससे आप वायर्ड रहते हैं, राइट। और ये साइंस है, ये मैं बना नहीं रहा, ये सच है। अब आप अगर रात को सो नहीं पाओगे, सुबह 4 बजे तक उठोगे, फिर आपका अगला दिन खराब होगा, या तो फिर लोग दवाई लेते हैं सोने के लिए। प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो ना कि आप 10 कप कॉफ़ी पी रहे हो या 5, तो आप वो कंट्रोल करो। तो एक बहुत अच्छी किताब में मैंने कोट रिसेंटली पढ़ा था, दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज सफरिंग अडल्टहुड। बिल्कुल सही है। और ये सच है, मैं देखता हूँ इर्द गिर्द, खाने पे कंट्रोल नहीं, हाँ। शराब पे कंट्रोल नहीं, गंदी आदतों पे कंट्रोल नहीं, और फिर आप बोलते हो मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे। तो सोशल मीडिया भी वही है। अब अगर दिन में आप 12 घंटे सोशल मीडिया पे होगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, मेरा उसका, उसका मेरा। अभी मैं गुलाब के फूल और सनफ्लावर को कंपेयर नहीं करता ना। कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय, कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए। बैलेंस में आप जो करोगे ठीक रहेगा सब। एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के एक खास धर्म की फिल्में बन रही थी। उनका जो क्यूर सिनेमा था वहाँ भी जी जी चल रहा था। जी जब आपने एक अलग ढंग से उनको पेश करने की कोशिश की, जी कहीं रिस्क नहीं लगा था? जी, रिस्क सिर्फ बाहर वालों को लगता है। देखिए, पिक्चर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पिक्चर का पोस्टर और ट्रेलर ना मेरे दिमाग में, कोई इससे पहले कि कोई आके कुछ कंफर्म हो, मुझे पता है पोस्टर क्या होगा, ट्रेलर क्या होगा। ये बच गया। तो मैं पिक्चर बनाने से पहले पोस्टर ट्रेलर बनाता हूँ। आप विक्टर से भी पूछ लीजिए, इस फिल्म का पहला पोस्टर मैंने जब उसको ऑफिस में बुलाया उससे पहले ही बोल दिया था, पहला पोस्टर होगा टैक्सी, लड़का, किक। दूसरा पोस्टर होगा हाइना, कुत्ता, लड़का, लड़की, विलेन। पहले ही बोल दिया था, ये मिज़ॉन सीन दुनिया है कलकत्ता। ट्रेलर का रिदम जो प्रोमो शॉप है उनको पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ था, ये रिदम है ट्रेलर का। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब जो प्लान करके सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट बैठे। और वो इसलिए बैठता है क्योंकि हम बहुत सच्चाई से और बहुत ईमानदारी से पिक्चर बनाते हैं। आई थिंक सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है फिल्म बनाने में, क्योंकि हम लोग मर जाएंगे, ये फिल्में रहेंगी। बिल्कुल सही है। 100 साल बाद एक बच्चा ये फिल्म देखेगा और बोलेगा, यार इन लोगों ने इतने में ये फिल्म बना ली, कैसे। अभी मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखता हूँ, $500 मिलियन की फिल्म, कितना 22-25 मिलियन डॉलर। मेरे लिए वो सक्सेस है, मुझे वो करने में मज़ा आता है। आप 100 करोड़ की पिक्चर बना के 120 करोड़ कमाओ, दैट इज़ नॉट सक्सेस। वो सफलता नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ का तो इंटरेस्ट ही 1-1.5 साल का हो गया ना। सही बात है। फिल्म्स नेवर फेल, बजट्स फेल। हम रूल ये हम फॉलो करते हैं कि पिक्चर की जितनी ज़रूरत है उतने में बेस्ट दीजिए। इस फिल्म में हम जॉमार्क सिल्वा को, विक्टर को लाने से पहले मुझे पता था कि शूट जॉमार्क करेगा, फ्रांस का सबसे बड़ा डीओपी है। मुझे पता था म्यूज़िक सिमोन करेगा, म्यूज़िक मेरे दिमाग में था इस फिल्म का शुरू से। तो मैं गया, म्यूज़िक में बना के लाया, मैंने कहा यही म्यूज़िक है इस पिक्चर। VFX मुझे पता था हाइना कैसे बनेगा, VFX का मुझे बहुत शौक है। VFX मैंने कहा विक्टर से टेंशन मत लो, VFX मैं करूँगा। तो ये पिक्चर का बड़ा क्लियर एक माइंडसेट था मेरा। अभी प्रेस में मुझे किसी ने बोला कि आप आमिर खान की तरह काम करते हैं, आप घोष डायरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, विक्टर को मैं सेट पे कुछ नहीं बोलूँगा। अगर कुछ बहुत गलत लगा तो बोल दूँगा, नहीं तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन पिक्चर जो विजन होता है वो प्रोड्यूसर का होता है, वही होना चाहिए। और वेस्ट में यही होता है। हाँ। डायरेक्टर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो निकाल दिया जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ये हिंदुस्तान में हमारा कल्चर थोड़ा अलग है।
लेकिन मैं उस टूल को डेवलप करना चाहता हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ और ग्रेटफुल हूँ अपने इन्वेस्टर्स का और भगवान का, जो मेरे विजन और हमारी कहानियों में बिलीव कर रहे हैं कि हम अपने लेवल पे अपने प्रकार की फिल्में बनाते रहें। लकड़ बग्गा का ख्याल कैसे आया, कैसे योजना बनी? देखिए, मुझे इस पिक्चर का जो ओपनिंग सीन है बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीन है, वो मेरे दिमाग में 2014 से चल रहा है। वो एक्शन सीन मेरे दिमाग में क्लियर था, स्टोरी बोर्डेड था। वो मैंने विक्टर को कहा था ये ऐसे ही शूट होगा। मेरे पास 2 इंडी कुत्ते अडॉप्टेड। मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि हिंदुस्तानी कुत्तों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक फैड है, अडॉप्ट डोंट शॉप। मैं कहता हूँ अडॉप्ट डोंट शॉप बट अडॉप्ट इंडीज, स्ट्रीट डॉग्स, डोंट अडॉप्ट ब्रीड्स। तो इस पिक्चर में एक बहुत बड़ी वॉइस ये भी है अबाउट इंडी डॉग्स, कि हमें उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। तो मुझे एक फ़िल्म बनानी थी इंडी डॉग्स के बारे में, एक एक्शन फिल्म बनानी थी। तो आलोक शर्मा, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमिक बुक गीक है, मेरे पॉप रेफरेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, मैंने उनको हायर किया और उनको कहानी दी कि ये एक आइडिया है, इसको डेवलप करो। और उनको 6 महीने दिए थे कि आप जाइए लिखिए। फिर वो लेके आए, उसमें कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई, तो बैठ के मैंने जान किया। फिर जब विक्टर बोर्ड पे आया, विक्टर अपनी एक दूसरी फिल्म बना रहे थे, तो उनके पास समय नहीं था उस टाइम। तो क्या होता था कि हम लोग ज़्यादातर, मेरा बड़ा क्लियर था कि विलन बड़ा होना चाहिए। अगर विलन बड़ा हो ना तभी हीरो बड़ा होगा, तो पिक्चर अच्छी होती। तो परेश को जब हमने कास्ट किया, वो रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो कुछ जो मैक्रो पॉइंट्स थे ना मेरे सिर में बहुत क्लियर थे, क्योंकि मैंने आपको बोला ट्रेलर मेरे दिमाग में चला। वहाँ से हमने रियल इंसिडेंट्स कोलकाता में हुए थे। एक 2018-19 में वो बिरयानी वाला इंसिडेंट हुआ था, जहाँ मीट वो वाला चक्कर हुआ था। हाँ, वो टिपिंग पॉइंट है, वहाँ से फिल्म शुरू होती है। अच्छा, फिल्म उसके बारे में नहीं है, लेकिन वो एक हिस्सा है कहानी का। और मैं चाहता था कि जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं रियल में, उसको फिल्म में रखें, जिससे वो एक रिलेटेबिलिटी बने। 2021 में हिंदुस्तान में 5 साल में पहली बार एक इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना कॉर्बेट नेशनल पार्क में वाइल्ड में दिखा। 5 साल तक वाइल्ड में दिखे ही नहीं रहा, तो लग रहा था कि ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं दिखा। तो फिल्म की दुनिया में हमने उस हाइना को बोला है कि इस आदमी ने किडनैप किया है और इसका धंधा कर रहा है। कोलकाता पोर्ट से बहुत इलीगल एनिमल ट्रेड होता है, सुंदरबन से बटरफ्लाई, टर्टल, हमने वो दर्शाया है उसका एक फिक्शनल रूप। तो मैंने राइटर को बोला इन सब रियल एलिमेंट्स को इस नैरेटिव में लाओ। और आलोक ने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट एक डेवलप किया, बहुत अच्छा किरदार, अच्छे ह्यूमन किरदार लिखे। मिलिंद सोमन का हो, मेरा हो, रिद्धि का हो, या इक्षा किरिंग जो डेब्यू कर रही है इस फिल्म में, वो असलियत में इंस्पेक्टर है, कॉप है, मार्शल आर्टिस्ट भी है। तो सब ने मुझे बोला कि अरे उनको कैसे कास्ट करें। मैंने कहा क्यों नहीं, एक्टर है वो, सिर्फ पुलिस वाली है मतलब, और क्या काम किया उन्होंने, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। तो ऐसे ये कुछ माहौल बना, ये स्क्रिप्ट डेवलप हुआ 6 महीने। और फिर क्योंकि कैलकाटा पोर्ट से इलीगल एनिमल ट्रेड होता है, इसीलिए कलकत्ता में सेट हुई फिल्म। चाइना टाउन में वो रेस्टोरेंट था जहाँ से ये न्यूज़ आई थी। अच्छा, चाइना टाउन बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म का। तो हमने रियल इंसिडेंट्स से इंस्पायर होकर ये कहानी लिखी। और लकड़ बग्गा तो मैंने आपको बताया कि वो कॉर्बेट में जैसे ही वो न्यूज़ आई, क्योंकि हम जानवरों के बारे में फिल्म बना रहे थे, हमने कहा कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना जो असलियत में लोगों को जिनके बारे में पता ना हो। और मुझे लगता है हाइना बहुत ही गजब का जानवर होता है, बहुत गजब, लोगों को बहुत कम पता है लकड़ बग्गे के बारे में। तो मुझे लगा अगर हम एक फ़िल्म बनाएंगे तो एक, और इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है और बहुत ही स्पेशल स्पीसीज़ है। मुझे लगा एक उसका भी बेनिफिट मिलेगा वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी। इस फिल्म के लिए एक सिक्किम की पुलिस अफसर को लेकर आने की क्या जरूरत महसूस की गई? एक तो बहुत अच्छी एक्टर है, ऑडिशन बहुत अच्छा था, मार्शल आर्टिस्ट है तो बहुत स्टंट था उनका, एक्शन सीन्स थे, और ऑडिशन बहुत है। मेरा बड़ा सिंपल है, मुझे ऑडिशन देना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे आप मेहनत करवाइए, मुझे पसंद है। और इक्षा को, और क्या है ना हमारी फिल्म में, मैं बताता हूँ, मुझे बहुत पसंद है फिल्में, नाइट इन पैराडाइज, हेडशॉट, किल बिल।
तो वो एक जो फेम फटाल होता है ना, जो असैसिन लड़की होती है, वैसा किरदार हिंदुस्तानी सिनेमा में नहीं लिखा गया है। मुझे मन था एक एक्शन फिल्म में वैसा किरदार, तो हमने वैसा किरदार लिखा और इक्शा उसमें परफेक्टली ढांचे में बैठी। तो उन्होंने ऑडिशन अच्छा किया और ये भी एक स्टेटमेंट है ना कि आप सिर्फ एक्टर्स क्यों नहीं कर सकते। पुलिस वाली हैं लेकिन उनको एक्टिंग का शौक है और एक्टर हैं, वो सुपर मॉडल हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो ये फिल्म में उन्होंने इतना अच्छा काम किया। बॉलीवुड में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत कम यूज़ किया जाता है, ऐसा क्या है? और आप देखिए, मुझे पता नहीं है क्यों क्या, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हमारे देश के रिच कल्चर का। मैं कोशिश करता हूँ हर फिल्म में उदाहरण देता हूँ। हम भी अकेले में मैंने बुल्ले शाह का हम काम यूज़ किया, बुल्ला की जाना। इसमें मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का एक क्लासिक रविंद्र संगीत गाना लिया है, क्या बात? पुरानों से। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक इंसानी रूप में अपने पावर में कि हमारे देश का जो कल्चर हेरिटेज है वो मेन स्ट्रीम फिल्मों के ज़रिए यूथ तक पहुँचाऊँ। अभी आप सोचिए, रविंद्र संगीत बेल्जियम का सबसे बड़ा कंपोज़र, उसने कंपोज़ किया है, और श्रुति पाठक जो कि फिल्म फेयर नॉमिनी, आईफा अवार्ड जीत चुकी है, ये इन्होंने गाया है, उनका पहला बंगाली गाना। तो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपको हमारी संस्कृति से, कोशिश ये है। तो मैं डिफ्रेंसिएशन नहीं करता हूँ कि एक्टर कहाँ से है। जो एक्टर, वो रोल ही लिखा गया था कि वो नॉर्थ ईस्ट की लड़की है, मार्शल आर्टिस्ट है, और इक्शा ने ऑडिशन अच्छा किया और हमने उसको लिया। तो मेरे लिए वो, अभी जैसे जानवी रावत थी, हम भी अकेले में भी आपने नोटिस किया होगा, जरीन के ऑपोजिट जो लड़की थी वो भी हमने फिल्म की दुनिया में नॉर्थ ईस्टर्न लड़की रखी थी। करेक्ट। जानवी रहती दिल्ली में, लेकिन उनका वो डेब्यू था। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम रिप्रेजेंटेशन कोशिश करें, जिनको कम मिल रही है उनको ज़्यादा दें। एक्शन फिल्म के लिए तो बहुत से एक्शन हो सकते थे जी। इजरायली क्रॉव मागा को ही चुनने की क्या वजह रही और उसकी ट्रेनिंग कितनी रही, क्या रही, क्या उसमें की क्या परेशानियां रही? सबसे ज़रूरी डिसीजन था ये मेरा कि मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट स्टडी किए। मैंने बचपन में टाइक्वांडो किया है और मुझे लगा, फिल्मों मैंने हिंदी फिल्में देखी सारी, और जो फिल्में मुझे पसंद है, कोरियन, इंडोनेशियन, थाई। देखिए, हर मार्शल आर्ट्स इवेंचुअली किक्स एंड पंचेस है। हर मार्शल आर्ट में किक्स होते हैं, पंचेस होते हैं, रूल नंबर 1। अब क्या है ना, जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, इन सब का एक सेट मैनुअल है, A to Z, क्लासिकल फॉर्म्स है ना। क्राव मागा इज़ दी ओनली मार्शल आर्ट्स जो कि इवॉल्विंग है। अभी मैं ग्लास से आपको कैसे मारूं, ये मैं डिवाइस कर लूँ, न्यूयॉर्क में बैठा कोई बंदा इसका तोड़ निकालने का। तो इट्स अ वेरी फ्लूइड सॉर्ट ऑफ फ्लूइंग मार्शल आर्ट्स फॉर्म। और मुझे मन था कि इस फिल्म में हैंड टू हैंड स्ट्रीट फाइट, घुसंडबाजी होती है, वो हो। तो उसमें क्या होता है, मौका नहीं मिलता है कि शेप लेके परफेक्ट किक मारो, हाई स्पीड शॉट हो उसमें। तो क्राव मागा लेवरेजेस इटसेल्फ टू दैट काइंड ऑफ फाइटिंग। फिर आया कि करना है, अच्छे से करना है, तो इम्प्लीमेंट वन शॉट्स में करना है, ये डिसाइड किया। बॉडी डबल नहीं होगा, वायर नहीं होगा, खुद करना है। खुद करना है तो सीखना पड़ेगा। तो हमने आइडेंटिफाई किया विकी अरोरा को बॉम्बे में, जो संजय शेट्टी वर्ल्ड चैम्पियन क्राव मागा के, उनके स्टूडेंट, बहुत कमाल के टीचर है। उन्होंने मुझे यहाँ ट्रेन किया, 6 महीने का पूरा ड्यूरेशन। फिर मैं न्यूयॉर्क गया, साही सिमेश के पास। साही ने अवेंजर्स की कास्ट को ट्रेन किया। अवेंजर्स में आप क्राव मागा देखते हैं थोड़ा थोड़ा। बॉर्न सुप्रीमेसी, बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न सीरीज़ में क्राव मागा यूज़ हुआ है। बॉलीवुड में भी बिट्स एंड पीसेस में यूज़ हुआ है। हमने कहा कि हम पूरा क्राव मागा ही करेंगे सर। तो क्राव मागा केम इनटू बीइंग लाइक दैट। एंड साही के साथ जो मैंने समय स्पेंड किया न्यूयॉर्क में, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन, अंतिम समय तक बेस्ट पल। मतलब कमाल का आदमी है वो। उसके पिता क्राव मागा सिखाते थे। अच्छा। उन्होंने बचपन से सीखा है, लेकिन 15-20 लोगों को ख़त्म कर सकता है वो आदमी बिना किसी चीज़ से। उनके साथ जब मैंने ट्रेन किया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ब्रुकलिन में मैं रह रहा था अपार्टमेंट में, मैनहट्टन में उनका बेस है, स्टूडियो, जहाँ वो मुझे सिखाते थे इंसल्ट कर करके कि माई मदर फाइट्स बेटर देन यू, माई ग्रैंड मदर फाइट्स बेटर, ऐसे ही सिखाते थे। और मैं ट्रेन से वापस जाता था तो मैं जब बड़े बंदों को देखता था ना, तो मैं सोचता था कि अगर ये मुझसे लड़ेंगे तो इनको ख़त्म कैसे करूँगा। ऐसा मेरा दिमाग चलने लगा था ट्रेनिंग के दौरान। तो
क्रव मगा में साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता। अगर आपको पता है घुटने के पीछे 1 लाख में किसी को भी मारूँ बंदा गिरेगा, नाक पे एक मुक्का मारूँ, जब तक वो रिकवर करेगा 5-6 सेकंड, 5-6 सेकंड मेरे लिए काफ़ी है। मुझे शरीर के 3 हिस्से पता हैं जहाँ मैं नस्तो नाबूद कर सकता हूँ। तो ह्यूमन एनाटमी क्रव मगा को बहुत अच्छे समझता है। तो यही हुआ, क्रव मगा सीखा और 6 महीने की ट्रेनिंग की और फिर केचा सर को बोला सर आइए। उन्होंने ओंगबाक का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ। उनको मैंने कहा रियल, क्योंकि साइज़ मैटर नहीं करता है क्रव मगा में। अर्जुन बख्शी जो मेरा किरदार है इस फिल्म में, वो एक रियल कैरेक्टर है, बहुत ऑर्डिनरी साधारण लड़का है। और मैं इस फिल्म के ज़रिए यही कहना चाह रहा हूँ कि बीइंग ऑर्डिनरी इज़ अ सुपर पावर। अगर आप साधारण हो तो आप में सबसे ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज़। करेक्ट। ठीक है, तो साइज़ इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल, बीइंग साधारण इज़ अ सुपर पावर। ये 2 मैसेज हैं यूथ को कि एक्शन हीरो सिर्फ बड़ा चौड़ा नहीं होता। जैकी चैन कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, ब्रूस ली बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, लेकिन वो आ गई अगर रखने पे तो ख़त्म कर सकते थे अपने से कई बड़े लोगों को। वो एजेंडा है। और अब इस फिल्म में मैंने सीखा है मैं अपने बॉडी को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, और आने वाले दिनों में मैं इसको और स्ट्रेच करने वाला हूँ। कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को सराहा गया। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि फिल्म का कुछ पोर्शन जो है सब लोग रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर इस फिल्म को क्यों पसंद किया गया? एस्थेटिक। देखिए, हिंदुस्तान में हमें एक गलत फहमी हो गई है कि ब्यूटी इज़ एन एस्थेटिक। बीइंग ब्यूटीफुल इज़ नॉट एन एस्थेटिक। सिनेमैटिक एस्थेटिक इज़ टू बी अंडरस्टूड एंड क्रिएटेड। मैं फ्रांस का जो सबसे बड़ा डीओपी है जॉन-मार्क सिल्वा, उसको लेके आया हूँ फिल्म शूट करने, इसलिए क्योंकि वो कलकत्ता को उस नज़रिए से देखेगा जो कि विक्टर या मैं देख ही नहीं सकती। करेक्ट। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड। अभी मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वहाँ छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पला बड़ा नहीं हूँ ना। सही बात है। तो जॉन-मार्क सिल्वा को लाया, वो एक एस्थेटिक ला रहे हैं। सिमो फ्रांस्क्वेट जो कंपोज़र हैं बेल्जियम के, वो एक साउंडस्केप ला रहे हैं। वो केचा सर ओंगबाक जैसी फिल्में करके आ रहे हैं। तो वो एक जो क्रू है वो इंटरनेशनल लेवल का क्रू है। अभिषेक नायर, शिजिन मैथ्यू जो इंडियन साउंड डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने बर्फी की है, लूडो की है, जग्गा जासूस की है। तो उनका साउंडस्केप वो है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑडियो विजुअल क्वालिटी एज अ कंपनी वी वांट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आप खुद समझ लीजिए कि इस क्रू के साथ इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक अपने साथ क्या ले जाएगा? अगर आपको जानवर पसंद है तो आपको उनसे और प्यार हो जाएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको और एहसास होगा। अगर जानवरों से प्यार नहीं है तो इस फिल्म को देखने के बाद डेफिनेटली हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ध्यान रखें, इंडी डॉग्स को अडॉप्ट करें। और अगर आप एक्शन लवर हैं तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे किसी ने अभी एक स्पेशल स्क्रीनिंग में देख के बोला कि यार चोट लग रही थी एक्शन सीन, और हमारी कोशिश ही वही थी, क्योंकि इतना सब कुछ असली में हो रहा है ना। मेरा राइट शोल्डर इम्पिंज हुआ था, एकशा ने एक सीन में मेरा सिर फाड़ दिया था लात मार के, जूते लग गए थे उसके। तो सब कुछ बहुत घुस के किया है सब। सो पीपल विल टेक अवे दैट रॉ एनर्जी ऑफ द फिल्म एंड दैट लव फॉर एनिमल्स, एंड आई होप लोगों को एंटरटेन करें मैसेज के साथ। नकरकर बग्घा के बाद क्या प्लानिंग है? हरिओम अभी ख़त्म की है, रघुवीर यादव और मैं किया, एक बाप बेटे की कहानी, दिसंबर में शूट खत्म हुआ। तो इस साल, और मेरी फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली जो मैंने डायरेक्ट की है वो जून जुलाई में आ जाएगी। अंशुमन झा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।